दोस्तों आज से हम एक न्यू सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। उम्मीद है इसकी स्टोरी लाइन आपको पसंद आएगी। तो इस स्टोरी में हम जेनरन नाम के एक बंदे को देखेंगे जो कि असल में एक मास्टर होता है। उसके पास बहुत सारा पावर थी और उसने हर एक अपने रैल्म को ब्रेक थ्रू कर लिया था, जिस वजह से उसे मौका मिला था कि वो अब यहाँ से हीवन में जा सकता है। हीवन में जाने का उसका टेस्ट शुरू कर दिया गया था, लेकिन यहाँ पर एक छोटी सी गड़बड़ हो जाती है। उस वजह से जेनरन हीवन में नहीं जा पाता और वो गड़बड़ी वहाँ पर उसकी जान ले लेती है। लेकिन यहाँ पर जेनरन ने बहुत ज्यादा पावर को कल्टीवेट किया था, तो उसकी फिजिकल बॉडी तो डिस्ट्रॉय हो जाती है, लेकिन उसकी कल्टीवेशन पावर ने उसे एक बार फिर से रीइंकार्नेट किया था। इस वजह से जेनरन को एक और लाइफ मिल जाती है, लेकिन इस लाइफ के अंदर उसके पास कोई भी पावर नहीं थी। वो बिल्कुल एक यूजलेस के हिसाब से होता है, लेकिन उसका जो माइंड था वो हर एक पावर को और हर एक टेक्निक को जो उसने पिछली लाइफ में सीखा था उसे याद रखा होता है। इस वजह से जेनरन को अगर कोई नॉर्मल बंदा देखेगा तो वो उसे बिल्कुल कमजोर दिखाई देगा, लेकिन असल में जेनरन के पास वो सारी टेक्निक उसके दिमाग में फिट है। वो जब चाहे अपनी टेक्निक का इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन अंडरवर्ल्ड के अंदर से जो डीमन लोग रहते थे उन लोगों ने जेनरन को ये एक चुनौती दी थी कि अगर जेनरन ने वापस से इमोर्टैलिटी हासिल करने की कोशिश की और दोबारा उसने हेवन में जाने का ट्राई किया तो वो पूरे के पूरे वर्ल्ड को ही डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो अब जेनरन के हाथों में है कि वो यहाँ पर दोबारा से खुद को हेवन में भेजना चाहता है या फिर डीमन के हाथों पूरे वर्ल्ड को बर्बाद होने देना चाहता है। यही वजह थी कि जेनरन वहाँ से एक छोटे से गाँव में आ जाता है जहाँ पर उसे कोई भी नहीं पहचानता था। वहाँ आने के बाद उसे एक छोटा बच्चा दिखाई देता है जिसे वो अपने सर्वेंट की तरह बना लेता है। असल में उस बच्चे को सारे लोग बुली किया करते थे, लेकिन वो बच्चा कोई मामूली बच्चा नहीं था। वो पैदा ही हुआ था एक खास तरह से, यानी कि बचपन में उसका फ्यूचर डिसाइड कर दिया गया था कि वो आगे चलकर बहुत ही ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर बनेगा, जिस बारे में तो वो बच्चा खुद भी हैरान था और उसे खुद नहीं पता था कि वो इतना ज्यादा अनोखा इंसान है। इसलिए जेनरन डिसाइड करता है कि वो उस बच्चे को पावरफुल बनाने में मदद करेगा और जितनी भी टेक्निक उसने सीखी है वो सारी टेक्निक उस बच्चे को सिखाएगा ताकि वो बच्चा भी इमोर्टैलिटी हासिल कर सके। उम्मीद है आपको इस स्टोरी का एक शॉर्ट इंट्रो समझ में आ गया होगा। तो अब यहाँ से हम स्टोरी को शुरू करते हैं। तो स्टोरी के स्टार्ट में हमें किंशन नाम के एक सेक्ट का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर ये ऐलान कर दिया गया था कि कोई भी यहाँ से 300 किलोमीटर की दूरी पर ना जाए। यहाँ पर एक बैरियर लगा दिया गया है, किसी को भी इसके बाहर जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज ही के दिन इस कॉन्टिनेंट के सबसे ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर जेनरन हेवन में जाने वाले हैं। उनका आज ट्रायल होगा, तो कोई भी अगर 300 किलोमीटर की दूरी पे गया ना तो हो सकता है कि वो जेनरन को ट्रायल पूरा करने में थोड़ी परेशानी डाल दे। इसलिए सभी को आज के दिन सेट के अंदर ही रहना है। किंशन सेक्ट भी पूरी तरह से तैयार था यहाँ पर अपनी सेफ्टी को देखते हुए। उसी किंशन सेक्ट में हम एक छोटे से कमरे को देखते हैं जहाँ पर सिस्टर जाओ नाम की एक लड़की बैठी होती है। उसी के सामने एक डीमन भी था जिसे बंदी बना लिया गया था, और ये जो डीमन था वो अंडरवर्ल्ड से आता है। यहाँ पर जमीन के ऊपर तो यहाँ इंसान रहते हैं, लेकिन जमीन के अंदर जो अंडरवर्ल्ड है वहाँ पर डीमंस वगैरह रहते हैं जो लोग इंसानों को पसंद नहीं करते। किंशन सेक्ट वालों ने जब यहाँ पर डीमन को देखा तो उन्होंने उसे बंदी बना लिया, और बंदी बनाने के बाद यहाँ पर कमरे में कैद करके रखा कि कहीं यहाँ पर जेनरन को हेवन में जाने के लिए कुछ रुकावटें ना डाल दे। और उसी डीमन को यहाँ पर जब बांध के रखा गया तो उसके सामने सिस्टर जाओ को भी रखा गया ताकि वो यहाँ पर इस डीमन के ऊपर नजर रखे। कोई भी वो गड़बड़ी करता है तो जाओ के ऊपर ये जिम्मेदारी है कि वो उस डीमन की जान ले लेगी। वो डीमन यहाँ पर सिस्टर जाओ को अपनी बातों में उलझाने की कोशिश कर रहा था ताकि वो यहाँ पर उसकी बातों में आ जाए और जो रस्सियां उसके हाथ में बंधी हुई है वो उसे खोल दे। इसके बाद ये डीमन यहाँ पर जेनरन के हेवन में जाने के टेस्ट में रुकावट डाल देगा, इस वजह से वो हेवन में नहीं जा सकता। लेकिन सिस्टर जाओ जो होती है वो एक नंबर की एटीट्यूड वाली बंदी थी। उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा होता है कि वो डीमन यहाँ पर कुछ भी क्यों ना कहे। वो उसको ना ही हाँ कह रही थी ना ही ना कह रही थी, बस चुपचाप से वहाँ पर उसके ऊपर नजर बनाए हुए बैठी होती है। डीमन अपनी पूरी कोशिश कर लेता है, लेकिन सिस्टर जाओ वहाँ पर 1% भी उसकी बातों में नहीं आती। इस वजह से डीमन काफी ज्यादा गुस्सा हो चुका था। तभी वहाँ से किंशन सेक्ट जो है उसका लीडर गुजर रहा होता है। उसे जैसे ही पता चलता है कि यहाँ पर ये डीमन यहाँ सिस्टर जाओ को अपनी बातों में उलझाने की कोशिश कर रहा है, तो वो लीडर वहाँ पर अपनी फ्लाइंग स्वॉर्ड का इस्तेमाल करता है और उसकी मदद से सीधा का सीधा उसने उस डीमन के ऊपर अटैक कर दिया था, जिस वजह से एक ही अटैक के अंदर वो डीमन का वहाँ पर खेल खत्म हो जाता है। डीमन को मारने के बाद किंशन सेक्ट का लीडर वहाँ पर मौजूद सारे डिसाइपल से कहा था कि आखिर किस तरह का काम कर रहे तुम लोग यहाँ पर, तुम्हारे आंखों के सामने यहाँ पर एक डीमन आ गया लेकिन तब भी तुम लोगों ने इसे नहीं रोका। देखो आज का दिन बहुत बड़ा है, सारे के सारे इस कॉन्टिनेंट के अंदर सेक्ट जो है ना वो सभी एक साथ आ चुके हैं ताकि हम यहाँ पर विटनेस कर सकें कि किस तरह से जेनरन हेवन में जाते हैं। इसलिए हर एक सेट की जिम्मेदारी है कि वो यहाँ पर कोई भी गड़बड़ी ना होने दे, क्योंकि हमें पता है कि डीमन लोग यहाँ पर जेनरन को इतनी आसानी से हेवन में जाने नहीं देंगे। सारे डिसाइपल किंशन सेक्ट के लीडर से माफी मांग रहे होते कि हमें माफ कर देना, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी, हम यहाँ की सिक्योरिटी को और टाइट कर देंगे। जिसके बाद सिस्टर जाओ जो होती है वो उस डीमन को रस्सी से बांधती है और उसे घसीटते हुए किंशन सेक्ट से बाहर ले जा रही थी ताकि
बाहर जाकर उसे फेंक सके, जहाँ चील कौवे उसे खा लेंगे। बड़े शान से सिस्टर जाओ उसे सबके सामने से घसीटते हुए ले जा रही थी, जिसे सारे लोग देख रहे होते हैं, क्योंकि सिस्टर जाओ जो है इस किंगशन सेट की अभी तक की सबसे ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर है। उससे ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर इस पूरे किंगशन सेट के अंदर कोई भी नहीं है, इसलिए सारे लोग उसकी रिस्पेक्ट करते। तभी वहां पर आसमान के अंदर बहुत ही ज्यादा ऑरा बाहर निकल कर आना शुरू हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर जेनरन का टेस्ट शुरू कर दिया गया था। इसी टेस्ट को पास करके वो यहाँ से सीधा हीवन में जा सकता है। इस टेस्ट को देखने के लिए दूर दूर से यहाँ पर लोग आ रहे थे। वहां पर मौजूद जितने भी डिसाइपल होते वो लोग कह रहे थे कि अरे देखो तो यहाँ पर इस कॉन्टिनेंट के कितने दूर दूर से लोग यहाँ पर आए हैं, ताकि देख सके कि जेनरन यहाँ पर इस टेस्ट को पूरा करके हीवन में जा पाता भी है या फिर नहीं। लोगों का आना जाना वहां पर लगा हुआ था, अनगिनत लोग यहाँ पर आ रहे होते ताकि यहाँ पर इस टेस्ट को विटनेस कर सके। जिसके बाद वो टेस्ट शुरू कर दिया जाता है। अभी हमें ये नहीं बताया जाता कि जेनरन कहाँ पर है, लेकिन वो उसी टेस्ट के बीच में होगा। सिस्टर जाओ तो यहाँ पर कोई भी चीजों पे ध्यान नहीं देती, बस वो उस डीमन को रस्सी से बांधे हुए अपना रास्ता नाप रही थी। उसे किसी भी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता है। किंगशन सेट का लीडर भी यहाँ पर एकदम ज्यादा ही हैरान और खुश भी था कि यहाँ पर जेनरन तो हीवन में जा रहे हैं। क्या पता वो कौन सा दिन आएगा जब हमारे सेट से भी कोई ऐसा निकल कर आएगा जो हीवन में जा सके। उसकी पूरी उम्मीद होती है कि हो सकता है ये काम सिस्टर जाओ ही कर दिखाएगी, आगे चलकर वो भी इतनी पावरफुल बनेगी कि वो भी हीवन में जा सके। जिसके बाद अब देखते ही देखते पूरा वहाँ का मौसम एकदम बदल जाता है। चारों तरफ बिल्कुल अजीब सा ऑरा फैल चुका था, क्योंकि ये टेस्ट यहाँ पर शुरू हो गया होता है। सारे एकदम घबराए हुए थे कि यहाँ पर जेनरन अपना टेस्ट पास कर पाते भी हैं या फिर नहीं। पूरा आसमान बिल्कुल ऑरा से भर चुका था, किसी को कुछ समझ नहीं आता कि यहाँ पर क्या हो रहा है। जिसके बाद देखते ही देखते वहाँ पर एकदम ज्यादा तेज बारिश शुरू हो जाती है और सारी चीजें बिल्कुल शांत हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर जेनरन ने अपना टेस्ट पूरा कर लिया। किंगशन सेट के भी जितने लोग होते हैं वो सभी वहाँ पर जमीन पे ग्रीट करते हुए कह रहे होते हैं कि आखिरकार यहाँ पर जेनरन ने अपना टेस्ट पूरा किया और वो हीवन में जा चुके हैं। उन्हें नहीं पता था कि असल में यहाँ पर क्या हुआ। उन सभी ने बस अंदाजा लगाया कि यहाँ पर जेनरन ने अपना टेस्ट पूरा कर लिया होगा। सिस्टर जाओ जो होती वो भी बस आसमान की तरफ देख रही थी। उसे भी कुछ कंफर्म नहीं था कि यहाँ पर जेनरन ने टेस्ट पूरा किया है या फिर नहीं किया, क्योंकि जेनरन किसी सेक्टर में नहीं रहता था, वो बहुत दूर पहाड़ों में रहा करता था। इसलिए कोई भी अभी उसके पास जाकर नहीं देख सकता है कि यहाँ पर उसने टेस्ट पूरा किया है या फिर नहीं किया है। इसके बाद हम उसी पहाड़ का सीन देखते हैं जहाँ से जेनरन का टेस्ट हो रहा था। वहाँ आने के बाद हमें पता चलता है कि जेनरन ने यहाँ पर टेस्ट पूरा नहीं किया और वो इस टेस्ट में फेल हो चुका है। उसकी फिजिकल बॉडी जो थी वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुकी है और उसकी स्पिरिचुअल पावर ने वहाँ पर उसे एक और नया रीइंकार्नेशन दिया, जिस वजह से वो पूरी तरह से जवान होकर वहाँ पर खड़ा होता है। और उसकी पुरानी वाली जो फिजिकल बॉडी थी जो कि बिल्कुल बूढ़े जैसी थी, वो उसके सामने मर कर पड़ी होती है। जेनरन वहाँ पर अपनी ओल्ड बॉडी से कह रहा था कि लगता है तुम्हें यहाँ पर ना काफी सालों का आराम मिल चुका है, लेकिन अब यहाँ से मेरी मुसीबतों के दिन शुरू हो गए। इतने सालों की मेरी मेहनत थी जिसकी मदद से मैं हीवन में जाना चाहता था, वो सब बस पल भर के अंदर खत्म हो गया। मेरी जिंदगी भर की मेहनत यहाँ पर पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। इसके बाद नया वाला जो जवान जेनरन होता है वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए अपनी ओल्ड बॉडी के अंदर से स्वॉर्ड स्पिरिट को बाहर निकाल लेता है, जो कि उसकी सबसे खास स्वॉर्ड हुआ करती थी। और वो स्वॉर्ड स्पिरिट को एक ब्रेसलेट में बनाकर अपने हाथ में लगा लेता है, ताकि वो अभी किसी को बता नहीं सकता कि असल में वो कितना ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर रहा करता था, क्योंकि अब उसकी बॉडी को देखकर कोई भी नहीं बता सकता कि ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल बंदा है। इसके बाद जेनरन अपनी ओल्ड बॉडी को वहीं पर पहाड़ों के बीच में छोड़कर वहां से चला जाता है। अब यहाँ से उसे अपना बिल्कुल नए तरीके से सफर शुरू करना होगा। उसकी जितनी भी मेहनत थी वो सब खत्म हो गई। हालांकि उसके पास पिछली लाइफ का पूरा एक्सपीरियंस है, लेकिन उसे गेन करने के लिए भी उसे बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है। जेनरन उदास था कि क्या पता मैं अगली बार वापस से इस लाइफ के अंदर इतनी ज्यादा मेहनत करूँ और मेरी नसीब अच्छी नहीं हुई तो मैं फिर से जब हीवन में जाने वाला रहूंगा तो मेरे साथ ऐसा ही कुछ हो सकता है। इसलिए वो कंफ्यूज था कि वो वापस से अपनी कल्टीवेशन वगैरह स्टार्ट करे या फिर एक नॉर्मल तरह की ही जिंदगी गुजारे। और यही कंफ्यूजन के साथ वो वहां से चला गया होता है। उसके जाने के बाद वहां पर एक लकड़ी का टुकड़ा पड़ा हुआ था, जो कि असल में सोल ट्रांसफॉर्मेशन वुड होता है। वो कोई मामूली लकड़ी का टुकड़ा नहीं बल्कि स्पिरिचुअल पावर से भरा हुआ है, जिसके ऊपर अभी जेनरन का ध्यान नहीं जाता, बल्कि यहाँ पर ये जो जेनरन की बॉडी थी वहीं पर वो टुकड़ा पड़ा हुआ था। और उसे अनदेखा करके जेनरन वहां से चला जाता है। अब जेनरन काफी लंबा सफर तय करने के बाद जब आगे बढ़ रहा था तो आगे बढ़ते वो किसी छोटे से गांव के अंदर पहुंच जाता है। इस गांव में आने के बाद ना ही वो किसी को पहचानता था, ना ही गांव के कोई और लोग उसे पहचान रहे होते हैं। जेनरन वापस से उस जगह पर नहीं जा सकता जहां पर वो पहले रहा करता था, क्योंकि सभी लोग उसे पहचान लेंगे कि ये तो जेनरन है जिसने अपना टेस्ट पूरा नहीं किया और ये तो वापस से अर्थ पे ही आ चुका है। जबकि सभी को अभी भी लग रहा होता है कि वो हीवन में चला गया। किसी को रियलिटी नहीं पता थी कि जेनरन तो असल में यहाँ पर मौजूद है और उसके बाद साथ कितना बड़ा हादसा हो गया। उस गाँव में आने के बाद बच्चे जो थे वहाँ पर जेनरन को देखकर घबरा रहे होते हैं, क्योंकि उसके कपड़े बिल्कुल ही अलग थे। वो बिल्कुल किसी इमॉर्टल कल्टीवेटर जैसे कपड़ों में होता है और गांव के लोगों के कपड़े तो बिल्कुल अलग ही थे। इस वजह से उन्हें लग रहा था कि यहाँ पर कोई आउटसाइडर आ गया है जो हमें यहाँ पर नुकसान भी पहुंचा सकता है। बच्चों ने ये बात अपने पेरेंट्स को
को भी बता दी थी, इसलिए पूरा गाँव उठकर आ जाता है जेनरन के पास ताकि उससे बात कर सके कि असल में ये बंदा है कौन और यहाँ पर क्या करने के लिए आया है। सारे लोग कहते क्या पता ये कोई कल्टीवेटर होगा जो किसी पावरफुल सेक्ट से यहाँ पर आया है, क्योंकि इसका लुक और इसका कपड़ा देखकर तो ऐसा ही लगता है कि ये कोई मामूली इंसान तो नहीं होगा। ये सारे लोग यहाँ पर आपस में बहस कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पर गाँव का चीफ आ जाता है। चीफ ने जैसे यहाँ पर जेनरन को देखा था वो समझ चुका था कि नहीं, ये जेनरन कोई मामूली बंदा तो नहीं है, ये जरूर कोई मास्टर होगा जो कि इस गाँव को देखने के लिए आया है। वो चीफ वहाँ पर जेनरन के सामने ग्रीट करते हुए कहता है कि सीनियर, मुझे पता है कि आप यहाँ पर मास्टर हैं, लेकिन मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि आप इतने छोटे मोटे से गाँव में क्या, अगर हमसे यहाँ पर कुछ गलती हो गई है तो उसके लिए हम आपसे माफी मांगना चाहते हैं। चीफ को ऐसा करता हुआ देखकर गांव के सारे लोग जो थे वो सभी भी अब यहाँ पर जेनरन के सामने ग्रीट करने लगते हैं। उन्हें भी लग रहा था कि शायद हो सकता है कि जेनरन कोई मास्टर होगा जो यहाँ पर आया हुआ है। जेनरन यहाँ पर कहता है कि मैं कुछ दिनों के लिए इसी गाँव में रुकने के लिए आया हूँ, मुझे जगह चाहिए होगी ताकि मैं इस गाँव में रुक सकूँ। ये सुनकर चीफ थोड़ा घबरा जाता है कि अरे यहाँ पर मास्टर रुकेंगे, हम इनका ख्याल कैसे रख पाएंगे। जेनरन को लग रहा था कि यहाँ पर चीफ जो घबराया है वो इसलिए घबराया होगा क्योंकि इनका खर्चा हो जाएगा, इसलिए वो अपने पास से 2-4 जेड निकालता है जो कि सोने से बने हुए थे। वो उस जेड को चीफ को देते हुए कहता है कि इसे आप रख लो, इसके बदले मुझे कोई छोटी सी जगह दे देना। चीफ कहता है नहीं नहीं सीनियर, ऐसी बात नहीं है, हम तो यहाँ पर ये सोच रहे थे कि आप इतने बड़े मास्टर हैं और हमारे पास खाली झोपड़ी वगैरह है, छोटे मोटे घर हैं, तो हम आपकी खातिरदारी कैसे कर पाएंगे, इसी वजह से मैं परेशान था। लेकिन जनरल कहता है इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। वो चीफ के हाथ में वो जेड थमाते हुए वहां से चला जाता है। आगे बढ़ते हुए उसे वहाँ पर शैनलाओ नाम का एक छोटा सा बच्चा दिखाई देता है और यही वो बच्चा था जो कि बहुत ही खास तरह के टैलेंट के साथ पैदा हुआ है। इसके बारे में वो बच्चा खुद भी नहीं जानता, लेकिन यहाँ पर जनरल समझ चुका था कि ये बच्चा कोई मामूली बच्चा नहीं है। वो उसे घूर कर देख रहा होता है। ये देखकर शैनलाओ के जो पेरेंट्स होते हैं उन्हें लग रहा था कि जो जेनरन है वो यहाँ पर शैनलाओ को अपने साथ ले जाना चाहते हैं ताकि यहाँ पर शैनलाओ जेनरन की देखभाल कर सके। कभी उन्हें चाय वगैरह खाना वगैरह की जरूरत होगी तो वो उन्हें बनाकर दे देगा। इसलिए शैनलाओ के पेरेंट्स यहाँ पर इस चीज के लिए मान जाते हैं और उन्होंने शैनलाओ को एक सर्वेंट की तरह जेनरन के साथ भेज दिया था जो कि अब एनी टाइम जेनरन का ख्याल रखेगा। शैनलाओ भी इससे काफी ज्यादा खुश हो जाता है कि अरे वाह, मैं तो यहाँ पर एक मास्टर के साथ रहूंगा, ये तो बहुत अच्छी बात है। वो जेनरन को गांव का सबसे अच्छा घर दिखाता है और उसकी साफ सफाई कर देता है ताकि यहाँ पर आराम से जेनरन रह सके। यहाँ पर आने के बाद शैनलाओ जो था वो गाँव में किस तरह से लोग रहते हैं और उनके डेली के क्या काम होते हैं वो सभी मास्टर जेनरन को सिखा रहा था। वो जेनरन को यहाँ पर खेती करना सिखाता है और भी बहुत तरह की चीजें सिखाता है जैसा कि गांव के लोग करा करते हैं। शुरुआत में तो जेनरन को ये सारी चीजें उतनी अच्छे से समझ नहीं आ रही थी, लेकिन धीरे धीरे करते हुए वो सारी चीजें अच्छे से सीख जाता है और वो बिल्कुल परफेक्ट बन चुका था। शैनलाओ भी ये देखकर हैरान था कि अरे वाह, यहाँ पर जेनरन मास्टर तो कितनी आसानी से ये चीज सीख गए। उन्होंने पूरी की पूरी खेत में फसल लगा दी, वो भी चुटकियां बजाते हुए। कमाल की बात है, ये काम करने में तो महीने लग जाते थे। इसलिए शैनलाओ और अच्छी तरह से जेनरन का ख्याल रखना शुरू कर देता है। जेनरन वहाँ पर शैनलाओ से कहता है क्या तुमने कभी भी कल्टीवेशन वगैरह के बारे में सुना है या फिर कभी उसे ट्राई किया है। शैनलाओ कहता है हाँ मास्टर, पिछले साल ना यहाँ पर एक ओल्ड मैन आए थे जिनके पास थोड़ी बहुत कल्टीवेशन पावर थी। उन्होंने मुझसे कहा कि वो मुझे कल्टीवेशन करना सिखाएंगे और कल्टीवेशन से जुड़ी हुई किताबों को भी समझना सिखाएंगे, लेकिन क्या करूँ, शायद मेरी किस्मत उतनी अच्छी नहीं थी कि कुछ दिनों पहले ही वो मर चुके हैं। उनके मरने के बाद अब कोई भी यहाँ पर ऐसा नहीं है जो मुझे कल्टीवेशन वगैरह के बारे में सिखाए। मुझे तो अभी तक के कल्टीवेशन से जुड़ी हुई चीजें जिस किताब में लिखी होती है उस किताब को भी पढ़ना नहीं आता। ये सुनकर जेनरन कहता देखो मैंने भी यहाँ पर ना बहुत सारी कल्टीवेशन से जुड़ी किताबें पढ़ी हैं। वो शैनलाओ को अपने बारे में बता देता है कि असल में वो कौन है और उसके साथ किस तरह का हादसा पेश आ गया था जिस वजह से वो यहाँ पर आ गया। ये सुनकर तो शैनलाओ एकदम ज्यादा हैरान रह चुका था कि मास्टर सच में बहुत ही पहुंची हुई चीज है। जनरल वहाँ पर शैनलाओ से कहता है ठीक है, मैं यहाँ पर तुम्हारी मदद करूंगा कल्टीवेशन पावर को सीखने में। तुम ट्राई करना और कल्टीवेशन करने की कोशिश करना। जहाँ पर तुम गलती कर रहे होगे ना, मैं तुम्हें सिखा दूंगा और तुम्हें गलतियों के भी बारे में बताऊंगा कि किसे गलतियों को सुधार के उसे सही किया जा सकता है। ये सुनकर तो शैनलाओ काफी ज्यादा खुश हो चुका था कि अरे वाह, मास्टर मेरी मदद करेंगे तो मैं बहुत जल्द मास्टर के जैसा ही पावरफुल बन जाऊंगा। दूसरी तरफ हम अंडरवर्ल्ड का सीन देखते हैं जहाँ पर कई सारे डीमन वगैरह रहा करते हैं। वहाँ पर कुछ डीमन ने मिलकर एक डीमन को बहुत ज्यादा मारा था और उसे मार मार कर लावे में फेंकने की तैयारी कर रहे होते हैं, क्योंकि थोड़ी देर पहले जो हमने वो लकड़ी का टुकड़ा देखा था ना जिसका नाम सोल ट्रांसफॉर्मेशन था, उसका इस्तेमाल यही अंडरवर्ल्ड के डीमन वगैरह करते हैं। लेकिन उनके पास से वो टुकड़ा गायब हो गया था। उन्हें शक था कि यही डीमन ने यहाँ पर उस टुकड़े को गायब किया होगा, इसलिए वो उसे मार मार कर उसे अधमरा कर देते हैं ताकि वो बता सके कि असल में वो लकड़ी का टुकड़ा कहाँ पर है। लेकिन उस डीमन को यहाँ पर कुछ भी नहीं पता था कि वो टुकड़ा कहाँ चला गया, जबकि हमने देखा था कि वो टुकड़ा असल में वहाँ पर मौजूद है जहाँ पर जेनरन की पिछली वाली बॉडी है, वहीं पर वो टुकड़ा पड़ा हुआ था। गुस्से में आकर बाकी डीमन जो होते हैं वो सभी उस डीमन को लावे के अंदर ही फेंक देते क्योंकि उन्हें उसके ऊपर शक था कि इसने यहाँ पर उस लकड़ी के टुकड़े को छुपाया होगा ताकि बाद में चलकर अकेले उसका इस्तेमाल कर सके। इसी वजह से उन लोगों ने मिलकर
कहकर यहाँ पर उस डीमन की जान ले ली। बाकी डीमन वहाँ पर कह रहे थे कि अगर यहाँ पर लीडर को पता चला कि वो लकड़ी का टुकड़ा गायब हो चुका है तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो सकती है। हमें जल्द से जल्द इस मैटर को सुलझाना पड़ेगा ताकि ये मैटर आगे चलकर बड़ा ना हो जाए। जल्दी से जाओ और किसी न किसी को भेजो ताकि वो बचे हुए बाकी के उस टुकड़े को हासिल कर सके। अब रात को शैनलाओ जो होता है वो वहाँ पर कल्टीवेशन करते हुए अपना ध्यान लगाने की कोशिश कर रहा था। वो पहले खुद की बॉडी को स्टेबल करने की कोशिश कर रहा होता है जैसा कि जेनरन ने उसे करने के लिए कहा था, लेकिन जेनरन बताता है कि तुम बहुत जल्दी जल्दी यहाँ पर गहरी गहरी सांसें ले रहे हो, ऐसा नहीं करना है। तुम्हें पहले खुद के मन को शांत करना है, उसके बाद आराम आराम से तुम्हें यहाँ पर सांसें लेनी है जिस वजह से तुम्हारी बॉडी हल्की हो जाएगी और इसके बाद तुम कल्टीवेशन का प्रोसेस शुरू कर सकते हो। ये सुनकर शैनलाओ भी हैरान था कि अरे वाह, मास्टर को तो कितनी सारी चीजें पता है, लेकिन अभी उसे यहाँ पर असकत लग रही थी कल्टीवेशन करने में, इसलिए वहाँ पर कीड़ा मकोड़े जो होते हैं उन्हें पकड़ना शुरू कर देता ताकि उनके साथ वो खेल सके। जेनन उसे यहाँ पर चीजें बता रहा था, लेकिन यहाँ पर शैनलाओ तो उन कीड़ों के साथ खेल रहा होता है, वो मस्ती कर रहा था वहाँ पर। जैसे जेनन शैनलाओ को ये करते हुए देखता है, शैनलाओ घबरा जाता है और जल्दी से शराब के पास आता है ताकि वो जेनन के लिए शराब निकाल कर दे सके। शराब निकालते हुए वो जेनन से कहता है कि मास्टर आप बड़े शांत लग रहे हैं, क्या आप कुछ सोच रहे थे क्या यहाँ पर बैठे बैठे? जेनन बताता है हाँ बिल्कुल, मैं यहाँ पर सोच ही रहा था। मैं ये चीजें सोच रहा था कि आज से 3000 साल पहले मैंने अपने कल्टीवेशन की शुरुआत की थी, लेकिन मैंने 3000 साल तक की मेहनत की और जैसे मैं हीवन में जाने वाला था सब कुछ खत्म हो गया। और देखो मेरी 3000 साल की मेहनत यहाँ पर पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। मैं अब एक ऐसी बॉडी के अंदर हूँ जिसके पास कुछ भी पावर नहीं। हालांकि मेरी सोल के अंदर अभी भी पावर मौजूद है, लेकिन मेरी फिजिकल बॉडी ही उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। यही चीज मैं सोच रहा था कि आखिर मेरे साथ ये क्या हुआ। मुझे पहले पता होता तो मैं कभी भी 3000 साल अपने बर्बाद नहीं करता, मैं कभी कल्टीवेशन सीखता ही नहीं। लेकिन शैनलाओ कहता है मास्टर आप तो अभी देखो कितने ज्यादा जवान है, अगर आप यहाँ पर वापस से कोशिश किए ना तो आप फिर से उतनी ज्यादा मेहनत करके हीवन में जा सकते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप ये काम कर लेंगे। लेकिन जेनन कहता है नहीं यार, ऐसा नहीं होता। मैं नहीं चाहता कि मैं वापस से 3000 साल तक की मेहनत करूं और वापस से वही चीज हो जाए जैसे कि पिछली बार हुई थी। तो मेरी 3000 साल की मेहनत फिर से बर्बाद हो जाएगी और अब मैं यहाँ पर इस चीज से परेशान हो चुका हूँ। मुझे बोरिंग फील हो रहा है कल्टीवेशन करना। हम फ्यूचर को ना ही कंट्रोल कर सकते ना ही उसे देख सकते हैं। ये कल्टीवेशन का सफर बिल्कुल भी आसान नहीं होता है, इसमें बहुत सारी मुश्किलें आती हैं और कब न जाने इतनी मुश्किलों को सहन करने के बाद भी तुम्हारे साथ कुछ ऐसा हो जाए जिससे तुम्हारी सारी मेहनत खत्म हो जाए तो तुम्हें कितना बुरा लगेगा। वही चीज आज मैं यहाँ पर महसूस कर पा रहा हूँ। इसलिए मैंने अभी तक के डिसाइड नहीं किया है कि मैं वापस से उसी कल्टीवेशन के रास्ते में जाऊंगा या फिर बिल्कुल इसी तरह से नॉर्मल तरीके से अपनी जिंदगी गुजारूंगा। इसी तरह से ये दोनों जो थे यहाँ पर आपस में काफी देर तक की बातें कर रहे होते हैं। ये लोग जब बातें कर रहे थे तो वहीं से पास से एक बूढ़ा आदमी गुजर रहा था जिसका नाम मास्टर लू होता है। असल में ये मास्टर लू किंशन सेक्ट का ही एक मास्टर है। किंशन सेक्ट वालों ने मास्टर लू को ये ऑर्डर दिया है कि उन्हें दूर दूर गांव-गांव में जाना है और वहां पर जाकर कोई ऐसा इंसान हो जो कि पैदा ही अलग टैलेंट के साथ हो तो उन लोगों को ढूंढना है ताकि वो सभी किंशन सेक्ट में जा सके, क्योंकि किंशन सेक्ट वाले लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द उनके सेक्ट से कोई ऐसा बंदा बाहर निकल कर आए जो कि हीवन में जाएगा। इसीलिए उन्होंने मास्टर लू को ये काम पे लगाया कि वो अलग अलग गाँव में जाकर पावरफुल बंदे को तलाश करे जिसका फ्यूचर आगे चलकर बहुत ही ज्यादा ब्राइट होने वाला है। ऐसे ही तलाश करते हुए वो मास्टर लू जो था वो इसी गाँव में आ जाता है जहाँ पर शैनलाओ रहता है। वहाँ पर आने के बाद जैसे ही उसने शैनलाओ को देखा था, शैनलाओ को देखते साथ ही वो समझ जाता है कि नहीं ये बच्चा कोई मामूली बच्चा नहीं है, ये पैदा ही किसी अलग टैलेंट के साथ हुआ है। लेकिन जैसे वो वहाँ पर जेनन को देखता है वो देखता ही रह जाता है क्योंकि जेनन बिल्कुल जवान एकदम हट्टा कट्टा लग रहा था और वो काफी ज्यादा सुंदर भी लग रहा होता है। ये देखकर मास्टर लू वहाँ पर कह रहा था आखिर ये बंदा है कौन, ये इतना ज्यादा खूबसूरत है जिसके सामने तो लड़कियां भी फेल हो। बिल्कुल अलग ही पर्सनैलिटी रखने वाला बंदा इस मामूली से गाँव में क्या कर रहा है। मैं यहाँ से उसकी कल्टीवेशन पावर महसूस कर पा रहा हूँ लेकिन उसके पास कोई पावर नहीं है, पर तब भी देखो इसकी पर्सनैलिटी बिल्कुल ही हटके लग रही है। ऐसा लग रहा है कि ये कोई बहुत ही ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर होगा। मास्टर लू यहाँ पर आकर शैनलाओ से परमिशन भी लेता है कि क्या वो उसके सेक्ट में चलना चाहता है ताकि वो उसे वहाँ पर एडमिशन दिलवा सके, उसके बाद वो उसे कल्टीवेशन करना सिखाएगा। शैनलाओ वहाँ पर जेनरन से कह रहा था कि मास्टर क्या मैं वहाँ पर जाऊँ, अगर आप कहेंगे तो जाऊंगा, नहीं कहेंगे तो नहीं जाऊंगा। जिस पर जेनरन जो होता है उससे परमिशन दे देता है कि ठीक है ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छा ऑफर है तो तुम्हें वहाँ पर जाना चाहिए, मैं खुद तुम्हारे साथ चलता हूँ ताकि देख सकूं कि असल में वहाँ का माहौल किस तरह का है। ये सुनकर शैनलाओ काफी ज्यादा खुश हो गया था और वो वहाँ पर मास्टर लू के साथ किंशन सेक्ट में जाने के लिए मान जाता है। इसलिए अगले दिन से ही वो तीनों के तीनों वहाँ से किंशन सेक्ट में जाने के लिए अपना सफर शुरू कर देते हैं। किंशन सेक्ट जो है वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल सेक्ट तो नहीं है, लेकिन वो फिर भी एक मीडियम ग्रेड का सेक्ट है जहाँ पर पावरफुल कल्टीवेटर रहते हैं। अपने सेक्ट के बारे में बातें बताते हुए मास्टर लू जो था वो जेनरन और शैनलाओ दोनों को वहाँ से अपने सेक्ट में ले जा रहा था। जेनरन का सारा सामान जो था वो शैनलाओ ने अपने
अपने पीठ के ऊपर टांगा होता है। वो इतना छोटा सा बच्चा था लेकिन इतने सारे सामान को लाद कर ले जा रहा था। आगे चलकर ये शेनलाओ काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी बनने वाला है। रास्ते में आगे बढ़ते हुए उन्हें वहाँ पर कई सारे स्पिरिचुअल बीस्ट भी दिखाई देते हैं जो कि बहुत ही अलग तरह के दिख रहे थे। वो बीस्ट मामूली बीस्ट से काफी ज्यादा अलग होते हैं। इसके बाद शेनलाओ जैसे ही किनशन सेक्ट में आता है, वहाँ आने के बाद तो उसकी आंखें खुली की खुली ही रह जाती है कि अरे वाह, ये कितना सुंदर सेक्ट है, ये जगह तो बहुत ही ज्यादा प्यारी है। वो सेक्ट काफी ज्यादा बड़ा भी लग रहा था। मास्टर लू आगे बढ़ने के बाद किनशन सेक्ट के गेट के पास आता है जहाँ पर एक बंदा बैठा हुआ था जो नए आए हुए डिसाइपल को रजिस्टर करता है। वो बंदा मास्टर लू से कहता है, क्या वो मास्टर लू इस बार किसे लेकर आए हो यहाँ पर एडमिशन कराने के लिए? क्या आपको कोई पावरफुल बच्चा मिल गया क्या जिसका फ्यूचर बहुत ही ज्यादा ब्राइट होने वाला है? मास्टर लू कहता है, तुम्हें कैसे पता चला? हाँ बिल्कुल, मैं ऐसे बच्चे को लेकर आया हूँ जिसको मैंने देख लिया है कि वो आगे चलकर बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा। तो तुम फटाफट से रजिस्ट्री बुक निकालो और उसमें इस शेनलाओ का नाम रजिस्टर कर दो। उसके साथ जेनन नाम का एक और बंदा है, उसे भी रजिस्टर कर लेना क्योंकि वो दोनों साथ में ही रहते हैं। शेनलाओ असल में जेनन का सर्वेंट है तो उसके बगैर वो कहीं नहीं जाएगा, इस वजह से तुम्हें जेनन को भी यहाँ पर रजिस्टर करना पड़ेगा। रजिस्टर करने वाला बंदा जो था वो शेनलाओ को देखकर काफी ज्यादा हैरान और खुश हो जाता है कि अरे वाह, तुम तो सच में बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड हो यार। मानना पड़ेगा मास्टर लू ने तुम जैसे बच्चे को कहाँ से खोज निकाला। वो जल्दी से शेनलाओ से पूछता है कि बताओ तुम्हारा नाम क्या है और तुम कहाँ से आए हो, तुम्हारा एड्रेस वगैरह बता दो ताकि मैं तुम्हारी पूरी डिटेल ना यहाँ पर बुक के अंदर रजिस्टर कर सकूं। शेनलाओ से अपना सारा नाम बताता है, एड्रेस वगैरह सब कुछ बता देता है। इस वजह से उस बंदे ने वहाँ पर इस सेट के अंदर शेनलाओ को रजिस्टर कर लिया था और आज से यहाँ पर शेनलाओ जो है वो इस सेट का एक मेंबर बन चुका है। वो जब यहाँ पर रजिस्टर करने वाला बंदा जेनरन को देखता है तो वो कह रहा था कि अरे यार, इसके पास तो कोई भी टैलेंट नहीं है, लेकिन फिर ऐसा कैसे हो गया कि यहाँ पर ये शेनलाओ जो कि पैदा ही अलग टैलेंट के साथ हुआ है वो इस जैसे नल्ले इंसान का सर्वेंट बनकर रहे। ये बात मुझे हजम नहीं हुई, लेकिन फिर भी वो यहाँ पर कुछ सवाल नहीं उठाता और जेनरन को भी यहाँ पर रजिस्टर कर देता है। इस वजह से वो दोनों अब यहाँ से सेट के अंदर आ चुके थे। वहाँ पर आने के बाद जेनरन और शेनलाओ को और भी कई सारे लोग दिखाई देते हैं जिन सभी को मास्टर लू ने अलग अलग गांव और बहुत दूर दूर जाकर सेलेक्ट किया हुआ था। वो सभी आज यहाँ पर इस किनशन सेक्ट में सेलेक्ट होने के लिए आए हुए थे। मास्टर लू वहाँ पर आए सारे लोगों से कहते हैं कि मुझे माफ कर देना, मैंने यहाँ पर आप लोगों को काफी टाइम तक के इंतजार करवाया, लेकिन अब इंतजार करने का टाइम खत्म हो चुका है। यहाँ पर हमें तुम्हें इस किनशन सेक्ट का एक डिटेल इंट्रोडक्शन देने वाला हूँ। मैं यहाँ पर तुम लोगों को बताऊंगा कि हमारे यहाँ से किस तरह की कल्टीवेशन सिखाई जाती है, उसे सीखने के बाद तुम किस तरह से पावरफुल बनोगे और किस तरह के टेस्ट वगैरह यहाँ पर होते हैं। उन सभी की जानकारी आज मैं तुम्हें यहाँ पर देने वाला हूँ ताकि तुम्हें पता चल जाए कि तुम्हें किस तरह के रूल को फॉलो करना है इस किनशन सेक्ट में रहने के लिए। वहाँ पर आए हुए जितने भी लोग थे उनमें से जो भी लड़कियां होती वो तो यहाँ पर जेनन को देखकर उसकी दीवानी हो चुकी थी कि अरे वाह, ये कितना ज्यादा सुंदर बंदा है, इससे सुंदर बंदा हमने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा था। मानना पड़ेगा ये जेनन तो कमाल का इंसान है, मैं तो इसके साथ दोस्ती करते हुए हमेशा इसके साथ ही रहना चाहती हूँ, काश ये मेरे साथ हो जाए। लेकिन जेनन किसी के ऊपर भी ध्यान नहीं देता, बस यहाँ पर अपना खड़ा होता है। यूशन नाम की जो एक लड़की थी वो तो पूरी तरह से जेनन की दीवानी हो गई होती है। वो जहाँ पर भी देख रहा था वो उसी की तरफ देख रही थी कि कम से कम जेनन उसके तरफ एक झलक तो दे, क्योंकि उसे वो बहुत ज्यादा पसंद आ चुका था। मास्टर लू वहाँ पर खांसते हुए सारे लोगों से कहता है कि अरे किस तरफ देख रहे हो, मास्टर यहाँ पर खड़ा है और तुम किसी अनजान बंदे को देखे जा रहे हो, इधर ध्यान दो। इसके बाद मास्टर लू जो होता है वो वहाँ पर अपने सेट के अंदर से अलग अलग किताबें लेकर आता है और सारे के सारे वहाँ पर नए आए हुए जो लोग थे उन सभी को दे देता है। उस किताब के अंदर कल्टीवेशन सिस्टम के बारे में लिखा हुआ था और यहाँ के रूल वगैरह लिखे होते हैं कि किस रूल को फॉलो करते हुए उन्हें किनशन सेट के अंदर रहना है। मास्टर लू यहाँ पर बता रहा था कि हमारे सेट के अंदर जो कल्टीवेशन सिस्टम है ना वो बाकी सेट से थोड़ा सा अलग है, लेकिन अगर यहाँ के सारे कल्टीवेशन सिस्टम को तो तुम भी उतने ही पावरफुल हो जाओगे जितना कि दूसरे सेट के लोग तुम्हारे लेवल के हैं। इसलिए हर सेक्ट वालों ने इस कॉन्टिनेंट के अंदर अपने अपने तरीके का कल्टीवेशन सिस्टम बनाकर रखा हुआ है, तो तुम किसी के भी कल्टीवेशन सिस्टम को गलत या फिर सही नहीं कह सकते। हमारे सेक्ट का जो कल्टीवेशन सिस्टम है वो सबसे स्टार्ट में 3 लेवल से शुरू होता है, एक अर्ली, मिड और लेट। इन अर्ली, मिड और लेट स्टेज को भी ना 3 अलग अलग लेवल के अंदर डिवाइड किया गया है। शुरुआत का जो अर्ली स्टेज है उसे तुम लोगों को कम से कम 1 साल के अंदर ब्रेक थ्रू करना पड़ेगा। अगर तुमने यहाँ पर 1 साल के अंदर अर्ली स्टेज को ब्रेक थ्रू कर लिया ना तो उसके 1 साल बाद तुम्हारा एग्जाम होगा। एग्जाम होने के बाद तुम मिड स्टेज में जाओगे। मिड स्टेज में जाने के बाद जो भी डिसाइपल होता है वो इस सेट का एक इनर डिसाइपल कहा जाता है। उसके अगले साल के बाद तुम्हें मेहनत करनी है और तुम्हें मिड स्टेज को भी क्रॉस करना है। 2 साल के बाद जब तुम मिड स्टेज को क्रॉस करोगे तब तुम्हारा अगला टेस्ट होगा। अगले टेस्ट के बाद तुमने वो टेस्ट पूरा किया तो उसके बाद तुम यहाँ के एक आउटर डिसाइपल बन जाओगे। अर्ली स्टेज को ना तुम अगर फिनिश कर लोगे तो उसके बाद तुम्हें स्वॉर्ड टेक्निक सिखाई जाएगी और तुम्हें इस सेट से एक अच्छी स्वॉर्ड मिलेगी। मिड स्टेज को क्रॉस करने के बाद वो स्वॉर्ड तुम्हारी फिजिकल बॉडी के साथ मर्ज हो जाएगी, यानी कि तुम जिस तरह से चाहो उस तरह से उस स्वॉर्ड का इस्तेमाल कर पाओगे। यहाँ तक कि अगर तुमने अपनी स्वॉर्ड में मास्टरी हासिल कर ली ना तो एक आउटर डिसाइपल बनने के बाद तुम उस स्वॉर्ड पे खड़े होकर जहाँ मन में चाहो वहाँ जा सकते हो, क्योंकि उसके बाद तुम्हारी स्वॉर्ड बिल्कुल एक फ्लाइंग स्वॉर्ड बन जाएगी जिसे तुम आसानी के साथ कंट्रोल कर सकते हो और खड़े खड़े ही
अपनी फ्लाइंग स्वॉर्ड को कंट्रोल करते हुए किसी की भी जान ले सकते हो या फिर कितना भी लंबा सफर तय कर सकते हो। मुझे उम्मीद है कि मैंने जितने भी लोगों को इतनी मेहनत से यहाँ पर सेलेक्ट किया है वो सभी यहाँ पर बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिखाएंगे और इस किंशन सेट का नाम यहाँ पर रोशन करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद मास्टर वहाँ पर एक आउटर डिसाइपल को लेकर आते हैं जो यहाँ पर अपनी स्वॉर्ड को कंट्रोल करते हुए और अपनी टेक्निक वगैरह दिखाता है। जहाँ उसकी टेक्निक काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रही थी, एक ही अटैक में तो वहाँ का पूरा तालाब ही हिल गया होता है। मास्टर बता रहे थे कि यहाँ पर तुम लोग जब आउटर डिसाइपल बन जाओगे ना तो तुम्हारे पास भी इतनी ही पावर आ जाएगी। तुमने ज्यादा मेहनत की तो इससे भी ज्यादा पावर तुम्हारे पास रहेगी। मास्टर वहाँ पर शनलाओ से कहते हैं शनलाओ तुम्हें समझ आ रहा है ना। लेकिन सारे लोग जब हटते हैं तो हमें पता चलता है कि शनलाओ तो अपने बैग के अंदर से जेनरन के लिए शराबें निकाल रहा था। उसने तो कोई मास्टर की बात सुनी ही नहीं। सारे लोग जब शनलाओ की तरफ देख रहे होते तो वो मास्टर से कहते कि मास्टर आप कुछ बोल रहे थे क्या ना, मुझे माफ कर देना, मैंने आपकी बातें नहीं सुनी। मास्टर वहाँ पे कहते नहीं नहीं कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर बस ये कह रहा था कि तुम ना यहाँ पर जितने भी लोग खड़े हैं ना उन सब में से सबसे ज्यादा खास हो। तुम बिल्कुल एक अनोखे टैलेंट के साथ पैदा हुए हो जिस वजह से तुम्हारी कल्टीवेशन पावर बहुत ही स्पीड से बढ़ेगी और वो दिन दूर नहीं जब तुम यहाँ के एक आउटर डिसाइपल बन जाओगे बाकी लोगों से भी पहले। तो मेरी सबसे ज्यादा उम्मीदें तुम्हारे ऊपर ही टिकी हुई कि तुम ही यहाँ पर हमारे किंशन सेट का नाम रोशन करने वाले हो। ये सुनकर सारे के सालों हैरान रह जाते कि क्या सच में ये छोटा बच्चा पैदा ही अलग टैलेंट के साथ हुआ है क्या? हमें तो ये कोई मामूली बच्चा लगता है। और चलो मान लिया कि ये भी अगर अनोखे टैलेंट के साथ पैदा हुआ है तब भी ये जेनरन नाम के जैसे लूजर बंदे का नौकर क्यों बना फिर रहा है? जेनरन तो यहाँ पर बिल्कुल नल्ला लग रहा है, इसके पास तो कोई पावर नहीं होगी, लेकिन तब भी देखो ये अलग टैलेंट के साथ पैदा हुआ बच्चा उसका नौकर बना हुआ है और उसके सारे काम करता है। बड़ी अजीब बात है। लेकिन उन बेवकूफ लोगों को क्या पता था कि जेनरन कोई मामूली बंदा नहीं जबकि वो इस पूरे कॉन्टिनेंट का सबसे ज्यादा पावरफुल बंदा है। जिसके बाद वहाँ पर मिस्टर जू नाम का एक बंदा आता है जो शनलाओ से कहता है कि शनलाओ तुम्हें पता है यहाँ पर नए आए डिसाइपल जो होते हैं ना उन सभी को अलग अलग कमरा दिया जाता है। मैं यहाँ का पुराना डिसाइपल हूँ तो इसलिए मुझे यहाँ पर ना एक अच्छा कमरा मिला है। तो मैं क्या चाह रहा था कि क्या तुम मेरे साथ कमरा शेयर करना चाहोगे? हम दोनों एक ही कमरे में रहेंगे। मेरे कमरे के बाहर ना बहुत ही अच्छे स्पिरिचुअल हर्ब्स वगैरह है जिनका स्पिरिचुअल ऑरा एनी टाइम मेरे कमरे के अंदर आता रहता है। मिस्टर जू जो था उसका यहाँ पर ये प्लान होता है कि अगर शनलाओ उसके साथ रहेगा तो वो भी जान पाएगा कि असल में शनलाओ के अंदर किस तरह का टैलेंट है। हो सकता है कि वो टैलेंट उसकी भी मदद कर दे आगे पावरफुल बनने के लिए। इसलिए वो शनलाओ को बहला रहा था ताकि शनलाओ उसके साथ शामिल हो जाए। लेकिन जेनरन तो यहाँ पर मिस्टर जू की कोई बात नहीं सुनता और वहाँ से जा रहा होता है। ये देखकर शनलाओ भी समझ जाता है कि नहीं मास्टर को यहाँ पर जू का जो कमरा है वो पसंद नहीं आया होगा, इसलिए वो जा रहे हैं। इसलिए वो वहाँ पर मिस्टर जू से भी कह देता है कि सीनियर ब्रदर मुझे माफ कर देना लेकिन मैं आपके साथ नहीं रह सकता, जहाँ पर मेरे मास्टर रहेंगे मैं वहीं पर जाऊंगा। इसके बाद वो सारा बोझा वापस अपने कंधे पर टांगता है और जेनरन के पीछे जाने लगता है। सारे लोग ये चीज देखकर बिल्कुल ही हैरान थे कि यार बड़ी कमाल की बात है, इतना टैलेंटेड बच्चा वो भी बिल्कुल देखो किस तरह से इस जेनरन के पीछे पड़ा रहता है। आखिर ये जेनरन है क्या? ये कोई मामूली कल्टीवेटर है या फिर कोई अनोखी चीज है जिसके बारे में हमें नहीं पता चला। इसके बाद दोपहर को जेनरन जो होता है अपने कमरे में आता है और वही किताबें पढ़ रहा था जिसमें रूल्स वगैरह लिखे होते हैं किंशन सेक्ट के। उसने अभी तक डिसाइड नहीं किया था कि वो किंशन सेक्ट में शनलाओ के साथ रहेगा या फिर नहीं रहेगा, क्योंकि उसे अच्छा नहीं लग रहा था कि ऐसे नए नए आए हुए डिसाइपल के साथ वो रहे। क्योंकि बाहर से वो बिल्कुल जवान और कम उम्र का ही लगता है लेकिन असल में तो वो काफी ज्यादा उम्र का भी है और उसके पास पहले से एकदम ज्यादा टॉप लेवल का नॉलेज है। तो वो इतने छोटे मोटे कल्टीवेटर के साथ रहकर क्या ही करेगा। दूसरी तरफ हम उसी डीमन वर्ल्ड को देखते हैं जहाँ पर उन लोगों ने जिस डीमन के ऊपर शक था कि उसने वही लकड़ी का टुकड़ा चुराया है या फिर उसे गायब किया है उसे काल कोठरी में बंद कर दिया होता है। असल में उन लोगों ने उसे मारा नहीं था बल्कि जिस लावे के अंदर उन लोगों ने उसे फेंका था उसके नीचे ही एक जेल होती है जहाँ पर ही कैद करके उस डीमन को रखा गया था। वो डीमन वहाँ पर काफी ज्यादा घबराया हुआ होता है क्योंकि उसके आसपास किसी बहुत ही भयानक तरीके का बीस्ट घूम रहा था जो कभी भी यहाँ पर आकर उस डीमन की जान ले सकता है। इसी वजह से वो डीमन बहुत ही ज्यादा वहाँ पर डरा हुआ था कि कहीं यहाँ पर ये बीस्ट आकर मेरी जान न ले ले। जो सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।